गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही जानदार और शानदार कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको हम लोग फार्मूला पे पुट करके उसका नंबर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कोई भी कंपाउंड यदि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो उसका नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात करते हैं। इधर देखो, उसके लिए टॉपिक पढ़ाएंगे हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। टॉपिक का नाम क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और इसी को शॉर्ट में हम लोग DBE लिखते हैं। DBE क्लियर? इसी का एक और नाम है, और हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका एक तीसरा भी नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं इसको। माने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन के मतलब क्या? देखो, अनसैचुरेशन के मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन का मतलब। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसे मान लो एक कंपाउंड लिया मैंने, एक सिंपल कंपाउंड इस तरीके से H H H H, कंपाउंड का नाम है इथेन। कंपाउंड का क्या नाम है? इथेन। इस जगह से, इस कंपाउंड से दो हाइड्रोजन्स, ये दो हाइड्रोजन हम इसको रिमूव कर देते हैं तो एक कंपाउंड बनता है H H डबल बॉन्ड H H। अब देख रहे हो यहां पे 1 पाई बॉन्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1DBE, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। यहां पे H है, H डबल बॉन्ड, ये H और ये H, ठीक है। फिर यहां से हम लोग दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। देखो, यहां से दो हाइड्रोजन को जब हम लोग रिप्लेस करेंगे, दो हाइड्रोजन, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे 2 पाई बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 2DBE, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब हम लोग देखो, इसका मतलब है कि जब दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं एक बाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? और यहां पे भी जब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो उस अल्कीन से फिर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना बेटा, तो वहां पे एक सिग्मा और ऊपर नीचे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहां पे 2 पाई बॉन्ड हो गया तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिख दिया। और यहां पे देखो लिखा हुआ भी है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में, हम किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि एक कंपाउंड तुमको दिया जाए और उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड होगा, हम इसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए एक फार्मूला भी दिया गया है
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2। ये फॉर्मूला भी। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि C क्या है? C जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। X क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है ना। किस ग्रुप का हाइड्रोजन एटम? 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन है ना। और एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, यानी ये क्या हो गया? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो, हम इस फार्मूले के आधार पे किसी भी कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड है या कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अब उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। हमने एक एग्जांपल लिया है C4H8, देखो, और इसी का हम लोग इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे? कार्बन की संख्या 4 देख रहे हो, तो यहां लिख देंगे 4 + 1 माइनस H कितना बेटा? 8। क्या इस कंपाउंड में कोई हाइड्रोजन ग्रुप है क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? 0। क्या इस कंपाउंड में कोई नाइट्रोजन एटम है क्या? नहीं, तो 0। अब आई कितना? 2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 माइनस 8/2 कितना हो जाएगा? 8/2, दैट मीन्स 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये 1 जो आया, देख रहे 1 जो आया, ये क्या आया? इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 हुआ। तो यहां पे हम लोग ये लिख लेंगे कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये मीन्स 1 पाई बॉन्ड। क्या मतलब हुआ? मीन्स 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है? अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इधर लिखता हूं मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, C4H10O, ये एग्जांपल ले लिया। देखो, अब इस कंपाउंड में हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करता हूं। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ, फार्मूला कितना हो गया बेटा? यानी 4 + 1 माइनस H कितना? 10 है ना। हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन 0, अब बाई 2, दैट मीन्स कितना आ गया? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये कि C4H10 वो जो कंपाउंड है, यानी उस कंपाउंड में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को क्लियर है कंसेप्ट? चलो अब मैं देखता हूं, आगे की बात करते हैं। अगले कंपाउंड फिर लेते हैं, कुछ कंपाउंड और लेंगे। हम लोग तीसरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं। देखो, तीसरा कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड क्या है? C3H9N, ऐसा एक कंपाउंड लिया, C3H9N। तो C3H9 में कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा? अब चेक करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फार्मूला कितना हो गया? C+1, यानी 3 + 1 माइनस H 9 प्लस 0 माइनस 1, अब बाई कितना? 2। अब कितना हो गया बोलो? 4। अब माइनस 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 8/2 4, दैट मीन्स कितना? 0। यानी इसका मतलब ये कि इस कंपाउंड में भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चलो एक कंपाउंड मैं और लेता हूं, एक अगले कंपाउंड लेता हूं। इस तरीके की कंपाउंड ले लिया, C6H6, ऐसा कंपाउंड ले लिया। देखो, तो स्टूडेंट क्या करता है, इस तरह के कंपाउंड और वही तो देखा कि बेंजीन है, तो बेंजीन में तो पाई बॉन्ड 3 दिखता है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पे क्या करोगे? कार्बन की संख्या 6 + 1 माइनस 6 + 1
माइनस H कितना 6, तो 6 प्लस 0 माइनस 0 बाई कितना 2, देख रहे हो। अब इस कंपाउंड में टोटल कितना हो गया 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 4, और इसका मतलब है कि C6H6 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा उसके अंदर 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, यानी इसका मतलब यहां पे क्या हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब इस तरीके में कोई भी कंपाउंड यदि आपके सामने आ जाए तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब देखो मैं कुछ ऐसा फार्मूला, कुछ ऐसा टेक्निक सिखाने जा रहा हूं कि आपको इस फार्मूले पर पुट करने की कोई जरूरत नहीं होगा। क्वेश्चन देख करके बहुत हम जल्द इसमें जवाब दे सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड होगा। तो हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टॉपिक पर बात करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन साइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग इसके बारे में चेक करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन साइक्लिक कंपाउंड। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इन साइक्लिक कंपाउंड, इसका क्या मतलब हुआ जरा इसको समझते हैं पहले। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी broken to make a cyclic compound to form acyclic or saturated, acyclic और सैचुरेटेड फॉर्म हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, एकदम मजे में समझना है। ये कंपाउंड है, देख रहे, तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, देखो यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा मिनिमम नंबर बॉन्ड टू बी ब्रोकन टू मेक ए साइक्लिक कंपाउंड टू फॉर्म ए साइक्लिक और सैचुरेटेड। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, देख रहे हो, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक ओपन रिंग बन जाएगा, ओपन चेन बन जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा 1। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो, देखो ए साइक्लिक, इसका मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगा। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं ऐसा, यानी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो रहा है, इसका मतलब एक रिंग है, एक रिंग के मतलब एक पाई बॉन्ड एकदम सिंगल। अब जस्ट लाइक इसको ऐसे समझो, यहां पे कोई कंपाउंड दे दिया और इस तरीका देखो, यहां पे 2 रिंग हुआ, देख रहे बाइसाइक्लो कंपाउंड है 2 रिंग, तो एक इसको ब्रेक करते हैं और दूसरा इसको ब्रेक करते हैं तो एक ओपन रिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा 2। यानी हाउ मेनी नंबर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू डीबीई, जितना नंबर ऑफ रिंग्स होगा उतना ही डीबीई होगा, यानी उतना ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है। अब चलो मैं कुछ और कंपाउंड लेता हूं, और ध्यान दो इस तरीके के कंपाउंड, देखो ऐसा कंपाउंड मैंने लिया। अब इस कंपाउंड में डीबीई निकालना हो तो इसको रिंग को कैसे ब्रेक करेंगे, यहां से इसको ब्रेक कर दें और एक यहां से ब्रेक कर दें, तो इस कंपाउंड में डीबीई कितना होगा 2। ये देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा 2 होगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे हम लोग टेक्निक सिखाने जा रहे हैं, देखो कुछ और कंपाउंड लेते हैं, कुछ बड़ा बड़ा कंपाउंड, कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया, इस तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसा कंपाउंड दे दिया और इस कंपाउंड के अंदर डीबीए फाइंड करना है। तो देखो उसके क्या तरीका है, एक टेक्निक है, इसको हम लोग ट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये ट्रिक के आधार पर निकाल रहे हैं। ये तो मीनिंग क्लियर है कि नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर जितना रिंग हो उतना पाई बॉन्ड होगा, उतना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा।
तो नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू E+1 माइनस सी, एक फॉर्मूला। अब सवाल उठता है कि E क्या है, तो नंबर ऑफ एजेज, और C क्या है, नंबर ऑफ कॉर्नर। देखो नंबर ऑफ कॉर्नर, तो नंबर ऑफ रिंग्स निकालना, कैसे निकालेंगे, तो अब E+1 एज कितना देखो तो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 9+1, अब माइनस कॉर्नर कितना देखो तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, टोटल बच गया कितना 4। अब नंबर ऑफ रिंग्स कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू 4। इस 4 का मतलब क्या हो गया, 4 डबल, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 4। कितना आसानी से निकाल लिया, देख रहे। तो इस तरीके के जो फॉर्मूला है ना, हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कंपाउंड और लेता हूं, इस तरीके के कंपाउंड लेता हूं, और इसमें तुमको डीबी फाइंड करना है। देखो डीबी फाइंड करना है, इस तरीके के कोई कंपाउंड दे दिया, अब तुमको डीबी फाइंड करना है। एक तो जो फॉर्मूला पर बताया जो C+1 वाला, वो तो खैर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ रिंग्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ रिंग्स कितना होगा, एक क्यूब में एज कितना होगा बेटा, एक क्यूब में नंबर ऑफ एजेज 12 होता है, तो 12+1, अब माइनस कॉर्नर कितने 8, तो कितना हो गया बताओ 13 - 8 इज इक्वल टू कितना 5। देख रहे, तो 13 - 8 इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रिंग 5, इसका मतलब क्या हुआ, DBE इज इक्वल टू कितना हो गया 5। एक रिंग में एक DBE होता है, तो 5 रिंग्स मतलब 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो क्लियर है, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हर कंडीशन में हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब आपको ले चलते हैं इस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का रियल मीनिंग क्या है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने कि डीबी निकालना कैसे सीखोगे ये मैंने सिखाया है, लेकिन अब जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हमको हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था एक्चुअल कि नंबर ऑफ आइसोमर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस नंबर ऑफ आइसोमर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इतनी सारी बातें पहले बताया है। अब देखो, अब हमारा एक्चुअल जो मीनिंग चलेगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक पहले मैं लिखना चाह रहा हूं कि कंपाउंड का कैसे हम लोग कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो उसके लिए एक टॉपिक है मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन, मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन। देखो मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन की बात करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। देखो तो इस मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन में केस वन इफ अनसैचुरेशन फैक्टर इज इक्वल टू 0, वही डीबी हुआ। अनसैचुरेशन फैक्टर बोलो, हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स बोलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, सब में सेम मीनिंग है बेटा, ध्यान से सुनो। अब किसी कोई कंपाउंड है और उसके अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है। अनसैचुरेशन फैक्टर 0 क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि उसमें कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली ओपन चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, जब अनसैचुरेशन फैक्टर 0 हो तो इसका मीन्स क्या है, मीन्स ये कि ओनली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओनली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। अब देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी लेता हूं मैं, जैसे मान लो C6H14, एक एग्जांपल लिया।
तो इस एग्जांपल में तुम कैसे पता करोगे कि रिंग होगा कि ओपन चेन होगा, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला बात, इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन फैक्टर तुम निकाल के देखो तो 0 आएगा। क्लियर? पहला काम ये, फर्स्ट स्टेप ये करना कि उसके अनसैचुरेशन फैक्टर चेक कर लो। अब अनसैचुरेशन फैक्टर 0 का मतलब क्या होता है? ओनली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो अब हम इसके नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे। जैसे मान लो 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, पहला कंपाउंड हो गया। देखो इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल हेक्सेन। सेकेंड नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के कंपाउंड बना लो और यहां पे एक कार्बन नीचे लटका दो। अब इसको क्या बोलेंगे? कार्बन पे हाइड्रोजन है, कार्बन के 4 बॉन्ड होने, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। अब तीसरा कंपाउंड क्या बनेगा? देखो तीसरा कंपाउंड बनाता हूं, 1 2 3 4 5, अब एक यहां लटका दो। देख रहे? तो इसको क्या बोलोगे? 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, 1 2 3 4, अब पॉसिबिलिटी नहीं, इस कार्बन को फिर यहां पे लगा दोगे ना तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो अब यहां पे तुम देखो क्या करो, यहां पे एक कार्बन और यहां पे एक कार्बन, तो इसका क्या बोले? 1 2 1 2, तो लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 4 कंपाउंड। एक और बनेगा, एक कंपाउंड मैं यहां लिख रहा हूं इस तरीके से, देखो एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे। अब इसका नाम क्या होगा? 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यानी टोटल आइसोमर्स कितना? क्या अब पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम कहोगे सर इस दोनों को यहां पे लटका दो, अरे वही तो 1 2 होगा, फिर तो वही करेंगे तो 1 2 ही होगा, मतलब कोई नया आइसोमर सबका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। और इसका मतलब कि टोटल आइसोमर्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। यानी C6H14 कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर है? अब हम आपको कुछ और कंपाउंड का प्रैक्टिस कराते हैं। कंडीशन 1, केस 1 में अब आगे की बात हम लोग करते हैं। ओके, केस 2, अब यहां से हम केस 2 स्टार्ट करें। केस 2, इफ अनसैचुरेशन फैक्टर 1 हो, क्या मतलब? देखो जब अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होगा तो इसका क्या मतलब है? अब इसमें 2 कंडीशन आपके सामने आने वाला है। देखो पहला कंडीशन क्या होगा? ओपन चेन, ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा मोनो साइक्लिक रिंग विथ नो पाई बॉन्ड, ये कंडीशन होगा। जब अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होगा तब ये 2 कंसेप्ट होगा। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल C3H6O, एक एग्जांपल लिया। देखो तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था कि इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन फैक्टर बोलो या डीबीए बोलो, एक ही चीज है। तो इसमें कितना आएगा? 1। इस फार्मूले पर पहले निकाल लो। इस कंपाउंड के अंदर C3H6O है, उसके अंदर अनसैचुरेशन फैक्टर आएगा 1। अब सोचते हैं कि जब अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, यहां पे एक ऑक्सीजन भी है, तो कितना डिफरेंट ग्रुप क्रिएट हो सकता है? तो अनसैचुरेशन फैक्टर जब 1 होगा तो यहां पे सिचुएशन क्या बन सकता है? एक तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन सकता है, और एक जो बन सकता है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा बन सकता है। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर तो ऑक्सीजन आएगा ना, तो इसमें अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, एक OH आ सकता है और दूसरा एक ईथर आ सकता है, ठीक। और इसके अंदर जो बनेगा, देखो कौन कौन आ सकता है। इसके अंदर एक ग्रुप जो बनेगा उसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं, और एक दूसरा जो ग्रुप बनेगा उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। देखो इतना तरह का सिचुएशन हमने, जब अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होगा तो मैंने कहा ओपन चेन,
तो ये ओपन चेन वाला केस हो गया। एल्डिहाइड अभी रिंग में भी बनेगा क्योंकि यहां पे अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ चुका है। क्लियर। अब देखो, अब यहां पे जो डबल बॉन्ड के केस में, कीटोन के केस में कितने डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं, अब हम देखते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो, अब ले चलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में। अब देखो क्या क्या बन सकता है, यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। देखो, अब इससे कंपाउंड हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे कंपाउंड क्या क्या बन सकता है जरा देखो। तो हम यहां पे एक OH ग्रुप लगा दें, एक हो गया। सेकेंड, एक डबल बॉन्ड यहां पे OH ग्रुप लगा दें, 2 हो गया। अब तीसरा यहां पे जो बनेगा इस तरीके से, देखो तीसरा बन गया, OH ग्रुप बने। फोर्थ में क्या बनेगा, एक ईथर का भी बनेगा। देखो ईथर का, 1 मिनट, यहां पे कार्बन है बेटा, ये कार्बन ईथर का केस बन गया। देख रहे, 4 कंपाउंड हो गए। अब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के बनाते हैं 5वां नंबर में, 1 2 3 इस तरीके के भी कंपाउंड बनेगा। देख रहे, यहां पे H है। 6 नंबर में एक कीटोन के कंपाउंड बनेंगे। देखो 6 नंबर बन गया। और यहां पे 6 टोटल 7 नंबर कंपाउंड में, 7 नंबर कंपाउंड की बात करें। अब हम लोग रिंग की बात करते हैं। देखो ये भी बन सकता है। 8 की बात करते हैं, ऐसा कंपाउंड भी बन सकता है। देखो क्लियर है। और 9 नंबर कंपाउंड भी बनेगा, वो कंपाउंड का नेचर ऐसा होगा। देखो टोटल 9 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देख रहे, तो इसमें जो टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड अभी आपको दिया, ये C3H6 का, ये बहुत, देखो 3 रिंग का भी बना, देख रहे हो। और 6 कंपाउंड जो बना वो ओपन चेन का बना। तो ओपन चेन में पाई बॉन्ड 1 होगा, जो दिख रहा है वो दिख रहा हूं। और मैंने कहा था कि एक पाई बॉन्ड इक्वल टू 1 रिंग होता है। तो अब देखो इसमें रिंग यदि आ गया तो पाई बॉन्ड समाप्त हो गया। एक रिंग मतलब एक सब में एक रिंग, देख रहे हो। तो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैन बी कैलकुलेटेड आउट इज इक्वल टू व्हाट, कितना, 9। ओके। अब हम लोग कंडीशन अगेन, अब थोड़ा चेंज करते हैं कंडीशन को। अब अनसैचुरेशन फैक्टर यदि 2 होगा तब कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आगे देखो, केस 3 में इफ अनसैचुरेशन फैक्टर इज इक्वल टू 2, अब क्या होगा। अनसैचुरेशन फैक्टर जब 2 होगा तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, ध्यान देते हैं। अब यहां पे बात करो, ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड, और यहां पे रिंग बने। रिंग में भी 2 बातें होंगे, मोनोसाइक्लिक रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड होगा। और यहां पे बाईसाइक्लो रिंग विथ नो पाई बॉन्ड होगा। इतना सिचुएशन आएगा। अनसैचुरेशन फैक्टर यदि 2 होगा तब। इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे आपको ले चलता हूं। क्लियर है, चलो। यानी इफ अनसैचुरेशन फैक्टर इज इक्वल टू 2, ओपन चेन विथ 2 पाई बॉन्ड, और एक कंडीशन रिंग का भी होगा। तो रिंग में भी 2 कंडीशन होगा, क्योंकि अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है, 2। ओके। मोनोसाइक्लिक रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड, बाईसाइक्लो रिंग विथ नो पाई बॉन्ड। अब सिचुएशन की बात तो हो गया, इतना फॉर्मेट तैयार हो सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल से क्वेश्चन लेता हूं। C5H8, देखो C5H8 ओनली, मैंने यहां पे लिख देता हूं, ओनली मोनोसाइक्लिक, 1 मिनट,
ओनली मोनो साइक्लिक रिंग, ओनली मोनोसाइक्लिक रिंग। हमको बनाना है ओनली मोनोसाइक्लिक रिंग। बाईसाइक्लो के कंपाउंड ओपन चेन का कोई कंपाउंड नहीं बनाना, क्योंकि मैंने यहां पे लिख चुका हूं, देखो क्लियर है। तो सबसे पहला बात क्या करना है यहां पे कि C5H8 में पहले अनसैचुरेशन चेक करो, कितना होगा अनसैचुरेशन 2, आप निकाल के देख लो। लेकिन C5H8 में हमको बनाना है ओनली मोनोसाइक्लिक। तो अब आइए यहां पे मैं बात करता हूं C5H8 से रिलेटेड। देखो यहां पे सबसे पहली बात 3 कार्बन का रिंग, एक सिचुएशन ये, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कार्बन कार्बन, और एक सिचुएशन हमारा ये भी हो सकता है। ये तो नंबर ऑफ आइसोमर बन चुका है मोनोसाइक्लिक रिंग विथ 1 पाई बॉन्ड, और इससे रिलेटेड हम कंपाउंड बनाते हैं। देखो नंबर 2 कैसे बनाएंगे, दूसरा, तीसरा क्या बनेगा, बन गया, चौथा क्या बनेगा, बन गया, पांचवा क्या बनेगा बोलो, बन गया। इधर टोटल बन गया 1 2 3 4 5 तो हो गया। अब हम लोग बात तुमसे करना ये चाह रहे थे, सर इससे रिलेटेड भी तो कुछ कंपाउंड बनेगा। 6 नंबर क्या बनेगा बोलो, ऐसा कंपाउंड बनेगा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसा बनेगा 8 नंबर, ठीक है। और इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 1 नंबर यहां हो गया, 2 नंबर यहां हो गया, यहां पे देंगे तो हो गया, सेम ही हो जाएगा। चलो तो इधर तो बन गया। ये तो 3 मेंबर रिंग बना, भी 4 मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग भी बनेगा। तो ये 3 मेंबर रिंग से टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब आइए हम लोग अगले बात करते हैं, अगेन 4 मेंबर रिंग में क्या होगा। 4 मेंबर रिंग की तरफ हम लोग ले चलते हैं। अब देखो 4 मेंबर रिंग हम यहां पे लिखते हैं, 4 मेंबर रिंग की बात करते हैं। 4 मेंबर रिंग में क्या क्या होगा, 4 मेंबर रिंग में एक ये केस होगा, ठीक। इससे रिलेटेड कंपाउंड बनाना सीखेंगे। देखो यहां तक कितना हो गया, 5 6 7 8 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या होगा, 1, 10 नंबर में क्या होगा, 2, 11 नंबर में क्या होगा, ठीक है। अब नहीं बनेगा, ठीक। अब यहां पे 5 मेंबर भी रिंग बनने वाला है, 5 मेंबर रिंग, देखो 5 मेंबर रिंग तो एक ही बनेगा बेटा, और ये हो गया 12 नंबर, 12 नंबर, देख रहे 5 मेंबर रिंग 12 नंबर। यानी टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 12। मोनोसाइक्लिक रिंग इतना नहीं हुआ, ये मोनोसाइक्लिक रिंग का केस है, ऊपर में लिखा हुआ है ओनली मोनोसाइक्लिक रिंग। अब उसके बाद मतलब इसमें ओपन चेन का भी बनेगा, बाईसाइक्लो का भी कंपाउंड बनेगा, यानी बहुत सा। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में खास करके मेडिकल साइंस में तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दे सकता, एक छोटा छोटा ही क्वेश्चन करता है, और उसमें लिख के देगा कभी ओनली मोनोसाइक्लिक में भी 3 मेंबर रिंग, आपको मोनोसाइक्लिक रिंग में 4 मेंबर रिंग, ऐसे लिख के सेपरेट करके क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। तो हम लोग बात तो कर लिए इस तरह के, और एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं जिसका नंबर ऑफ आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हो। चलो लिखो जल्दी से, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब एक जनरल कंपाउंड लेते हैं। देखो C4H10O, इस तरीके के हमने कंपाउंड ले लिया। देखो C4H10O, मान लेते हैं इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर चेक करो, इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर चेक करो, कितना आएगा, 0। अब जैसे अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ,
यानी इसमें रिंग का कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 2 3 4 यहां पे OH लगा दो, एक बन गया। दूसरा 1 2 3 4 यहां लगा दो, 2 बन गया। तीसरा कंपाउंड में इसको यहां लगाएंगे फिर तो सेम ही हो जाएगा, तो 1 2 3 एक ऐसा और यहां पे एक OH लगा दो, 3 बन गया। चौथा नंबर में क्या होगा? 1 2 3 और 1 4 एक यहां बना दो। पांचवें नंबर में क्या होगा? अब कुछ ईथर के कंपाउंड बना लेते हैं, ईथर के कंपाउंड बना लो। 6 नंबर में क्या होगा? 1 2 ईथर के कंपाउंड बन गए। और 7 नंबर कंपाउंड में क्या होंगे? इस तरीके के कंपाउंड बन सकता है। देखो टोटल 7 मेंबर। तो इस तरह के कंपाउंड में यानी टोटल आइसोमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। टोटल आइसोमर कितने होंगे? 7। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हो कि जितने भी कंपाउंड्स है ना उसके आइसोमर्स कैलकुलेट करना। एक लास्ट कंपाउंड और लेंगे कि तुम कैसे कैलकुलेट करो, जल्दी कॉपी करो बेटा। क्लियर है? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब चलो देखो एक लास्ट कंपाउंड और ले रहा हूं, C3H9N। ये कंपाउंड है। देखो अब इसके आइसोमर्स निकालना है तुमको। कैसे निकालो? तो सबसे पहला काम क्या बोले थे, याद करो। सबसे पहला काम हम लोग यही बोले थे कि अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल के देख लो, 0 आएगा। अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल के देख लो, 0 आएगा। इसका मतलब है कि ओनली ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होगा। अब देखो क्या होगा। अब यहां पे हम लोग कंपाउंड बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एक NH2। देखो पहला। सेकंड में क्या होगा? 1 2 3 यहां पे NH2 देख रहे हो। तीसरा कंपाउंड क्या होगा बोलो? 1 और यहां पे एक नाइट्रोजन H और यहां पे क्या होगा? कार्बन। ठीक। तीसरा क्या होगा बोलो? नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन होगा तो लोन पेयर तो होगा ही होगा, है ना। बस टोटल 4 विस्तार नहीं बन सकता, यानी टोटल आइसोमर इज इक्वल टू कितना होगा? 4। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग अपनी जो टॉपिक हमारा था यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल पर मिलेंगे। नमस्कार।